Assalamu alaikum class. Hope you will be fine. I'm also fine. I am Zishan Slim, and it is a fourth part of our presentation, and that is about the application of the differential scaling calorimetry that is given here. So, differential scaling calorimetry is used for the following analysis. First of all, the glass transition, and then the melting points, then the crystallization times and temperature, and the heats of melting and crystallization, then percent crystallinity, then the oxidative stabilities, compositional analysis, then heat capacity, heat of cure, and then the completeness of the cure, the percent cure, then the purities, thermal stabilities, polymorphism, heat set temperature, then recyclate or regrins. So, differential scaling calorimetry can be used to measure a number of characteristic properties of a sample. Using this technique, it is possible to observe fusion and crystallization event as well as glass transition temperature. तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिस्टलाइजेशन और ये हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, तो नो नीड टू डिस्कस इन हियर आई थिंक. So DSE can also be used to study oxidation as well as the other chemical reactions. Glass transition may occur as the temperature of the amorphous solid is increased. These transitions appear as a step in the baseline of the recorded DSE signal. यानी कि जो पीक पे बेसलाइन जो इसकी कर्व होती है उसमें बेसलाइन सिग्नल जो होते हैं उसको डिटेक्ट करते हैं. दिस इज ड्यू टू द सैंपल अंडरगोइंग अ चेंज इन हीट कैपेसिटी. नो फॉर्मल फेज चेंज अकर्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज. जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एन अमॉर्फस सॉलिड विल बिकम लेस विस्कस. तो जो अमॉर्फस सॉलिड होता है वो लेस विस्कस हो जाता है. एट सम पॉइंट the molecule may obtain enough freedom of motion to spontaneously arrange themselves in a crystalline order. यानी कि जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं वो हीट के देने की वजह से एनर्जी इतनी ले लेते हैं कि वो खुद को एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म बन जाती है इसकी. दिस इज नाउन एज अ क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. जो जिस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है. दिस ट्रांजिशन फ्रॉम अमॉर्फस सॉलिड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. यानी कि इसमें heat evolve होगी and the result in a peak of the DC signal. As the temperature increases, the sample eventually reach its melting temperature Tm. The melting process result in a endothermic peak in the DSC curve. The ability to determine transition temperature and enthalpies make DSC an invaluable tool producing the phase diagram for various chemical system. देखिए ये जो फेज डायग्राम होती है उनको ये रिप्रेजेंट करने के लिए डीएससी का इस्तेमाल किया जाता है. अब इसकी एग्जांपल है कि वो एप्लीकेशन जो इसकी है डीएससी की वो कौन कौन सी है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है इसमें. तो चंद इसकी एग्जांपल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो लिक्विड क्रिस्टल्स. सो डीसी इज यूज्ड टू स्टडी द लिक्विड क्रिस्टल एज सम मैटर गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड दे विल गो थ्रू अ थर्ड स्टेट. तो जब जैसे ही एक मैटर को जब ऐसे सॉलिड को हीट किया जाता है तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाता है, लेकिन ड्यूरिंग दिस तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म आती है तो इसमें वो हाफ लिक्विड होता है और हाफ क्रिस्टलाइन. तो इसको हम कहते हैं कि ये लिक्विड क्रिस्टल है. ये डिस्प्ले द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ फेजेस. दिस एनिसोट्रोपिक लिक्विड इज नोन एज अ लिक्विड क्रिस्टलाइन आर द मेसोमॉर्फस स्टेट. यूजिंग डीएससी यानी कि डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री को यूज़ करके इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व द स्मॉल चेंजेस. तो ये पॉसिबल होता है कि इसको हम ऑब्जर्व कर सकें क्योंकि ये एक स्मॉल चेंज होती है और डीएससी इसको डील कर सकती है क्योंकि वो भी ये चेंजेस के रिलेटेड होती है. तो इस वजह से उसके बाद है जी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी. तो यूजिंग डिफरेंशियल स्केलिंग कैलोरीमेट्री to study the stability of the oxidation of the sample generally require an airtight sample. यानी कि अब एयरटाइट चैम्बर है जिसमें ये जो हवा है जो हवा में ऑक्सीजन मौजूद होती है तो ये इसको ये प्रोसीजर को डिस्टर्ब ना करे, तो इस वजह से इसको एयरटाइट चैम्बर में लिया जाता है, उसके अंदर इसको स्टडी किया जाता है. यूजुअली सच टेस्ट आर डन आइसोथर्मली एट कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स.
By changing the atmosphere of the sample, first the sample is brought to the desired test temperature under an inert atmosphere and usually nitrogen. यानी कि उसमें एयर नहीं होती, उसमें हम इनर्ट नाइट्रोजन यूज़ करते हैं. तो the oxygen is added to the system. Any oxidation that occurs is observed as a deviation in the baseline. तो उससे पहले ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो एक स्ट्रेट लाइन या एक यूनिफॉर्म लाइन आती है. लेकिन जब उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है तो ऑक्सीडेशन होती है, तो उस ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें डेविएशन आती है उस लाइन में, नॉर्मल लाइन से डेविएशन आती है, तो उससे हम इसको एस्टिमेट करते हैं. सच एनालिसिस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमम स्टोरेज कंडीशन फॉर मटेरियल एंड कंपाउंड. यानी कि उसकी ऑप्टिमम कंडीशन कौन सी है कि सपोज दैट कि हम केमिकल को स्टोर करना चाह रहे हैं काफ़ी अरसे के लिए, तो उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ कितना अफेक्ट करती है. इसको टेम्परेचर कितना अफेक्ट करेगा, इसको जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, उसका जो एयर है, उसमें जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, इसको कितना अफेक्ट करेगी. तो ये सारा कुछ इसमें स्टडी किया जाता है. फिर डायल्वो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर. उसके बाद है जी सेफ्टी स्क्रीनिंग. सो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है सेफ्टी स्क्रीनिंग. तो इसको सेफ्टी स्क्रीनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. तो इन दिस मोड द सैंपल विल बी हाउस्ड इन द नॉन रिएक्टिव क्रूसिबल्स. यानी कि वो जो क्रूसिबल्स की बात की हमने ऊपर, उनके अंदर इसको रखा जाता है. वो नॉन रिएक्टिव होती हैं. तो वो जो नॉन रिएक्टिव मटेरियल है मोस्टली गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड शीट्स होंगी स्टील, उसके अंदर इसको रखा जाएगा. एंड विच विल बी एबल टू विदस्टैंड द प्रेशर. यानी कि प्रेशर को वो बियर कर सकेंगे, यानी कि वो बेंड या ब्रोक नहीं होगी विद द प्रेशर. तो उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द एन एक्सोथर्मिक इवेंट कैन देन बी यूज टू असेस द स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू हीट. सो देन ड्रग एनालिसिस. DSC is widely used in the pharmaceutical and polymer industries. For polymer chemist, DSC is a handy tool for studying the curing process, which allow the fine tuning of the polymer properties. So then the cross-linking of the polymer molecule that occurs in curing process is exothermic, resulting in the positive peak in the DSC curve that usually appear soon after the glass transition. उसके बाद है जी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इट इज़ नेसेसरी टू हैव वेल करेक्टराइज्ड ड्रग कंपाउंड्स in order to define the processing parameters. For instance, if it is necessary to deliver drug in amorphous form, it is desirable to process the drug at the temperatures below those at the crystallization can occur. तो इसमें ड्रग एनालिसिस की बात की गई है कि इसके लिए डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकती है. तो इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि सपोज दैट कि आपको ड्रग चाहिए अमॉर्फस फॉर्म में, तो उसकी जो दूसरी फॉर्म है क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो उस टेम्परेचर को स्टडी करोगे जिस पर ये क्रिस्टलाइजेशन होती है, तो आप उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर इसको स्टोर करोगे या इसको रखोगे ताकि ये क्रिस्टलाइनिटी को अटेन ना करे. तो ये इसके केमिकल एनालिसिस, ये ड्रग एनालिसिस में. उसके बाद है केमिकल एनालिसिस. Freezing point depression can also be used as a purity analysis tool when the analyzed by the differential scaling calorimetry. इनके फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगी अगर किसी कंपाउंड में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हुई. यानी कि अगर प्योर कंपाउंड होगा तो वो कुछ देर पहले जो प्योर कंपाउंड होते हैं वो जल्द फ्रीज हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दो जिनमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है. तो इस बेस पे हम इनको एनालाइज कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल बिकॉज द टेम्परेचर रेंज ओवर विच अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मेल्ट इज डिपेंडेंट अपॉन द रिलेटिव अमाउंट. सो कंसिक्वेंटली लेस प्योर कंपाउंड विल एग्जिबिट अ broadened melting peak that began at a lower temperature than a pure compound. उसके बाद है फूड साइंसेस. इन फूड साइंसेस सर्च द DSC is used in conjunction with other thermal and analytical techniques to determine the water dynamics. Then change in water distribution may be correlated with change in the texture, similar to the material science studies. The effects of the curing on the confectionery product can also be analyzed.
Then polymers. The DSC is widely used for the examining the polymers to check their composition, melting points, and the glass transition temperature. For most polymers are available from standard compilation, and the method can show up possible polymer degradation by the lowering of the expected melting point. For example, Tm denote on the molecular weight of the polymer. So the lower grade will have lower melting point than expected. So the percentage crystallinity of a polymer can also be found using DSC. It can be found from the crystallization peak from DSC graphs. The heat of fusion can be calculated from the area under an absorption peak. Impurity in polymers can be determined by examining the thermograms for anomalous peaks, and plasticizers can be detected at characteristic boiling points. तो कहने की बात है कि इसमें पॉलीमर को स्टडी किया जाता है कि जो पॉलीमर अच्छी क्वालिटी के होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, तो जो लोअर ग्रेड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट नॉर्मल से कम होते हैं। तो उसके बाद है जी कि इनकी वजह से हम उनकी क्रिस्टलिनिटी को भी मेजर कर सकते हैं कि उसमें ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलिनिटी कितना है। उसके बाद लास्ट पे है जी मेटल्स को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं डीएससी की मदद से। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इन्वॉल्व इन द मेटेलिक मटेरियल स्टडी, यानी कि मटेरियल स्टडी में इसको रिसेंट ईयर में इन्वॉल्व हुई है। तो उसके बाद है जी द करेक्टराइजेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ मटेरियल विद डीएससी इज़ नॉट ईजी येट बिकॉज ऑफ द लो क्वांटिटी ऑफ लिटरेचर अबाउट इट। It is known that it is possible to use DSC to find the solidus and the liquidus temperature of the metal alloy. So hope you will be understand it. So thank you.